चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का। हम आज बात करेंगे डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है, समाप्त होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप। जिसमें हमने आपको समझाए थे पिछले वीडियो में कि डिसॉल्वेशन होता है तो क्या सब अकाउंटिंग किया जाता है, जिसमें हमने आपको समझाए हुए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, चौथा पार्टनर्स लोन अकाउंट और पांचवा कैश और बैंक अकाउंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, जो आज हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको कि आखिर ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो आइए देखिएगा सर, देखिएगा आप लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वसूली खाता। सर जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा, समाप्त होगा, तो क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्या होगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म के पास डिसॉल्वेशन के रोज एक बैलेंस शीट होगा और बैलेंस शीट में एसेट्स होगा और लायबिलिटी होगा। जितना भी एसेट्स है और जितना भी लायबिलिटी है, इन एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। थोड़ा गौर से सुनेंगे कि ये बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी होता है उस लायबिलिटी को तीन पार्ट में बांटा जाता है। बैलेंस शीट में जितना भी लायबिलिटी होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भाग में। एक, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, कौन सा, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब बाहरी व्यक्ति का जो है, जैसे क्रेडिटर है, बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसका पेमेंट करते हैं। ठीक, एक पार्टनर्स लोन, जब डिसॉल्वेशन होगा, ध्यान से समझेंगे, जब डिसॉल्वेशन होगा और पार्टनर्स का लोन होगा तो उसको हम अलग से अकाउंट बना करके दिखाएंगे। और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक, ध्यान से रखेंगे कि बैलेंस जिस दिन डिसॉल्वेशन हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म का, उस दिन उसके लायबिलिटी साइड में जितना भी लायबिलिटी है उसे कितने भाग में मारा गया है, तीन। लायबिलिटी कितने तरह का, तीन तरह का। एक आउटसाइड लायबिलिटी, दूसरा पार्टनर्स लोन और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा होगा। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में केवल सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को ही पेमेंट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से आउटसाइड लायबिलिटी का ही पेमेंट करते हैं। हम रियलाइजेशन अकाउंट में केवल आउटसाइड लायबिलिटी को ही लेकर के पेमेंट करेंगे। ठीक, और जो पार्टनर्स लोन होगा उसे हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बना करके बात करेंगे, पेमेंट करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल से तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरह से जो एसेट्स है, इन सभी एसेट्स को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, एक्सेप्ट कैश और बैंक। तो एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी का पेमेंट, ध्यान रखेंगे, एसेट्स को बेच के जो पेमेंट आएगा, पैसा आएगा, उससे हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। और ये जो बेचेंगे एसेट्स को और लायबिलिटी का, यहां सिर्फ लायबिलिटी वर्ड का प्रयोग ना हो, लायबिलिटी में आउटसाइड लायबिलिटी का जो पेमेंट करेंगे वो हम जिस अकाउंट से करेंगे उसी अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। सर उसी अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा होगा बात। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा, सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कई बार आता है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि कितना हमको एसेट्स को बेचने से और लायबिलिटी का पेमेंट करने से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। तो हम यहां पे सीखेंगे कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जैसा हमने बोले आपको कि हमें जिस दिन पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगा उस दिन का बैलेंस शीट होगा। और बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स है उन सभी एसेट्स को एक्सेप्ट कैश और बैंक को हम कहां भेजेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये एसेट्स, तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे,
ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में सबसे पहले ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स है कैश और बैंक को, ये सभी को हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। गौर से सुनेंगे बात को, एक भी एंट्री रटने की जरूरत नहीं है कि ये एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, खत्म करेंगे, तो ये एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब उसे हमें खत्म करना है तो एसेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे समाप्त करना है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम भेज रहे हैं, कौन से अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और ध्यान रखेंगे बुक वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे, ये बुक वैल्यू का मतलब क्या, यहां जितना भी एसेट्स होगा, सन्ड्री एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीन, स्टॉक, डेटर, जितना भी एसेट है, एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक, कैश और बैंक को छोड़ करके। ध्यान से समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो सबसे पहला कि ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट में भेज रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। ध्यान से समझेंगे सर, भेज रहे हैं, यस, उस अकाउंट में हम उसको क्लोज कर रहे हैं, एसेट्स को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यस, हम संपत्ति को क्रेडिट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन को क्या किए, डेबिट, और सन्ड्री एसेट्स को क्या कर दिए, क्रेडिट। और ये कौन सा, बुक वैल्यू। सर ये बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे बैलेंस शीट में उस तारीख को लैंड एंड बिल्डिंग बोल रहा है 1,00,000 रुपया, तो ये 1,00,000 रुपया से ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, यस। तो एक एंट्री समझ में आया होगा। जब डिसॉल्वेशन होगा तो सबसे पहले हम क्या, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एसेट साइड में जितना भी एसेट्स है एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़ करके हम सभी एसेट्स को कहां भेजेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल है, खर्चा हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो रियलाइजेशन को कर दिए हम डेबिट। और सन्ड्री एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीन, जितना भी एसेट्स है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन कौन सा वैल्यू पे करेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो जितना अमाउंट दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो सर पहला एंट्री समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ये कौन सा वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। एंट्री क्या पास होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या कोई दिक्कत, चलिए सर सेकेंड एंट्री। सर ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, अभी भी हमने आपको समझाने का कोशिश किए। क्या समझाने का कोशिश किए, बैलेंस शीट में जितना भी लायबिलिटी है उन सभी लायबिलिटी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स लोन, और एक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन। जितना भी बाहरी है तो हम इस बाहरी, सर पार्टनर्स लोन को लोन अकाउंट में भेजेंगे। कहां पे भेजेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट से पेमेंट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। तो ये दोनों तो नहीं, और जितना भी आउटसाइड लायबिलिटी है उन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। तो एक से अधिक है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री, यस। तो एक से अधिक जितना भी लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब हमें इसे खत्म करना है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जैसे क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस। तो क्या होगा, आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने के लिए क्या एंट्री पास किए, आउटसाइड लायबिलिटी भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए अभी हम पेमेंट नहीं किए हैं। जब हम पेमेंट करेंगे तो आ रहे हम आपसे बात करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, सर जितना भी
पहला एंट्री जितना भी एसेट्स है एक्सेप्ट कैश और बैंक सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजे, बुक वैल्यू पे भेजे, एंट्री क्या पास किए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। फिर जितना भी आउटसाइड लायबिलिटी है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का आउटसाइड लायबिलिटी जितना भी है, यस आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में हम भेज रहे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कोई दिक्कत, ये भी बुक वैल्यू पे, कौन सा वैल्यू पे, बुक में जितना लिखा हुआ है, बुक मतलब बैलेंस शीट में जितना जिस मूल्य पर दिखाया जाता है उसी मूल्य पे। क्या कोई दिक्कत, दो एंट्री समझ में आया होगा। चलिए सर अब यहां से अच्छे से देखेंगे। तीसरा क्या है, एसेट्स रियलाइज। अब जो एसेट्स मेरे बैलेंस शीट में था, ध्यान से समझें, जो एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, कार, डेटर, स्टॉक, जितना भी एसेट्स है जिस वैल्यू पे है इन सभी को हमने कहां भेज दिए सर, कहां भेज दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में हम भेज दिए। ये तो यहां से खत्म कर दिए। अब इन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में हमने भेज दिए हैं। अब जो इन एसेट्स को बेचेंगे तो ये बेचने का एक से अधिक क्या बोले, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर हम कैश में बेचेंगे, कौन सा चीज में, उसको नगद में बेचे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे। देखिए अच्छे से समझे, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, एसेट्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नो सर, यहां कैश अकाउंट डेबिट तो करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे टू एसेट्स, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से समझे, क्यों सर ऐसा, क्योंकि जब एसेट्स को बेचे, लैंड को बेचे, फर्नीचर को बेचे, मशीन को बेचे तो नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट होना चाहिए। यस बट यहां पे हमने तो जितना भी एसेट्स है इन सभी एसेट्स को तो खत्म कर दिए। इन एसेट्स को क्या किए, हम एसेट्स को क्या किए, क्रेडिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए। एसेट्स को क्रेडिट किए सर, एसेट्स को क्या किए, हम एसेट्स को क्रेडिट कर चुके हैं, मतलब अब मेरे बैलेंस शीट में तो एसेट्स बचा हुआ। ये एंट्री जैसे ही पास किए तो ये एसेट्स तो यहां से खत्म हो चुका है, तो अब तो एसेट्स मेरे पास है नहीं। यस तो अब उस एसेट्स को हमने कहां भेज चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब हम अब उस एसेट्स को बेचेंगे तो ऑलरेडी हमने एसेट्स को तो क्रेडिट कर दिया, एसेट्स का डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट कर दिए, तो बैलेंस शीट में अब एसेट्स तो है ही नहीं डेबिट में। तो अब जो उसको हम बेचे हैं नगद में, कैश में अगर हम उसको बेचे हैं सर, अगर हम उसको कैश में बेचे हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम उसको कैश में बेचे हैं तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो ठीक है सर, टू एसेट्स नहीं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। ध्यान से रखेंगे इस बात को, जब एसेट्स को कैश में बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा, ड्यू टू रीजन कि एसेट्स जो था उसे हमने पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अब मेरे बैलेंस शीट में तो एसेट्स है ही नहीं, तो फिर हम उसको क्रेडिट करेंगे किसको, तो हम किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एसेट्स अगर कैश में सेल होगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा होगा। दूसरा कि अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ने ले लिया, कौन ले लिया, जैसे ए और बी पार्टनर है, अगर बी ने कहा क्या कि हम कार हम ले लेंगे, यस तो कार तो क्रेडिट करके खत्म कर चुके हैं, अब तो मेरे बैलेंस शीट में कार नहीं है, वो रियलाइजेशन में जा चुका है। तो अब हमें रुपया तो कैश और नगद में नहीं आएगा, तो हम किसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर कैपिटल कितने तरह का होता है, दो तरह का, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल की दशा में कितना अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर से रिलेटेड दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में पार्टनर से रिलेटेड सभी लेन देनों के लिए कितना अकाउंट बनाया जाता है, केवल एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां पे जितना भी एंट्री अभी आपको समझा रहे हैं, ये मान करके समझा रहे हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से चल रहे हैं। कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इसीलिए क्या बोले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अगर यहीं पे फिक्स कैपिटल होता तो हमने क्या लिखते, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पिछला वीडियो में आप देख लेंगे, हम समझा चुके हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल में कौन कौन से अकाउंट में आते हैं, फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, पीछे वाले वीडियो में आप देख लेंगे। ओके, तो सर ये समझ में आया होगा कि अगर कोई एसेट्स कैश में सेल करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले लेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पार्टनर तो रुपया अभी देगा नहीं, उसका कैपिटल अकाउंट से ही क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल को क्या कर दिए, डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ध्यान से समझेंगे कि व्हेन एसेट इज गिवन टू ए क्रेडिटर, मतलब कि बैलेंस शीट में अगर क्रेडिटर है, क्रेडिटर था और वो क्रेडिटर को इसका, ये क्रेडिटर 10,000 का सपोज कर रहे हैं, ऐसे ही कितने का, 10,000, और उसने बोला कि हम स्टॉक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्टॉक ले लेंगे। क्रेडिटर क्या बोला कि क्रेडिटर को, किसी लेनदार को हमने कोई एसेट्स दे दिए, तो इसके लिए कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे, इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। थोड़ा अच्छे से इस बात को समझें कि सर यहां नो एंट्री क्यों होता है, नो एंट्री वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। यस, थोड़ा 2 मिनट अच्छे से इस पे हम फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये टॉपिक है कि आखिर यहां कोई एंट्री क्यों नहीं पास किया जाता है जब कोई लायबिलिटी के पेमेंट में कोई एसेट्स दे देते हैं। जैसे कोई क्रेडिटर था, यस, 10,000 रुपया का कोई क्रेडिटर था, यस, और मेरे पास 12,000 रुपया का स्टॉक था। एक कोई एग्जांपल लेते हैं, यस, 10,000 का क्रेडिटर था, 12,000 का हम स्टॉक उसको दे देते हैं। गौर से सुनेंगे इस बात को, तो आप ध्यान से समझे, हमने बोले कि अगर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए हम स्टॉक दे दिए, ठीक जैसे पार्टनर ने कोई एसेट्स ले लिया, वैसे ही कोई लायबिलिटी वाले को, लायबिलिटी जिसका है क्रेडिटर है, उसको हम पेमेंट में क्या कर दिए, कोई एसेट दे दिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करेंगे, और इसका इफेक्ट भी आएगा। तो आप 2 मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से आप समझें, समझने का कोशिश करें, फिर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। आइए देखिएगा, आइए, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल बात कर रहे हैं कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 वहां लिखे थे हम, और स्टॉक 12,000 है। यस, ये 10 क्रेडिटर 10,000 था, स्टॉक 12,000 था। अब हमने सबसे पहले इस स्टॉक को क्या किए होंगे, एसेट्स को, पहला एंट्री जो हम आपसे बात किए, एसेट्स को क्या किए होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे। क्या एंट्री पास किए होंगे, ध्यान से समझिएगा, उस वक्त क्या एंट्री पास, ये तो एंट्री पास किए होंगे हम, तो क्या एंट्री पास किए होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है तो यहां पे क्या लिखे होंगे, टू स्टॉक अकाउंट। कितना बाबू, 12,000। ये पहला एंट्री जो हम आपको समझाए थे, ऐसे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, उसका इफेक्ट ये हुआ होगा। दूसरा, लायबिलिटी जो है, आउटसाइड लायबिलिटी, उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजे होंगे। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में उसको भेजे थे, ध्यान से समझेंगे, जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम उसको भेजे थे तो आउटसाइड लायबिलिटी को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजे तो हमने क्या एंट्री पास किए, हमने एंट्री पास किए क्रेडिटर अकाउंट। यहां पे इसके लिए क्या एंट्री पास किए होंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो हम यहां क्या होंगे, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना, 10,000। अब आइए थोड़ा समझेंगे, अगर इस एसेट्स को हम कैश में बेचे होते तो बाय कैश, यस, कुछ भी 15,000 कि 10,000 या छोड़िए 12,000 में ही कैश, स्टॉक लिख करके, एसेट्स रियलाइज लिख करके क्या करते यहां पे, 12,000। कितना लिखते सर, 12,000। सर समझेंगे अच्छे से, कितना लिखते, 12,000 में बिकता तो 12,000। और इस लायबिलिटी का जब हम पेमेंट करते, हम आगे आ रहे हैं बतलाएंगे, तो कैश या बैंक जो भी
क्रेडिटर कितना 10,000 तो 10,000 पेमेंट करते, नो प्रॉब्लम। जितना का एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, कि ये देखने के लिए कि एसेट्स को बेचने के बाद और लायबिलिटी का पेमेंट करने के क्रम में हमें इस रियलाइजेशन से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 12,000 का एसेट्स 12,000 में बेचे, नो प्रॉब्लम, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। इसके कारण क्रेडिटर 10,000 का लायबिलिटी था, 10,000 हमने पेमेंट किए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसी दशा में तो 22,000 इधर भी हुआ और 22,000 इधर भी हुआ। ध्यान से समझे। यस, अब हमने आपको बोले कि ये इसका हम पेमेंट नहीं किए सर, इसका हमने पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं किए, उसको दे दिए स्टॉक। तो इसका मतलब ना हम इसका एंट्री सर, ना हम क्रेडिटर का पेमेंट करने का एंट्री पास करेंगे, ना ही हम एसेट्स को रियलाइज का एंट्री पास करेंगे। अब देखिए, अगर नहीं किए तो समझिए हमने एग्जांपल लिए कि 10,000 का क्रेडिटर था और 12,000 का स्टॉक चला गया, मेरे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ 2,000। यस और नो, कि हमने 10,000 का लायबिलिटी था, कर्जा था मेरे ऊपर 10,000 और हमने 12,000 का स्टॉक दे दिए, मेरे लिए संपत्ति मेरा 12,000 का गया और मेरा लायबिलिटी 10,000 से गया, तो मेरे लिए 2,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। यस और नो, कि हमने 12,000 का संपत्ति दिए और 10,000 का लायबिलिटी खत्म हुआ, तो मेरे लिए क्या हुआ, 2,000 का लॉस हुआ। हमने ये एंट्री तो पहले ट्रांसफर का कर ही चुके थे। अब आप इफेक्ट आप देख लीजिए, क्या ये इफेक्ट आ गया या नहीं आया। सर यहां पे 12,000 है डेबिट में, 12,000 यहां, अगर एक ही यही एंट्री होता, एक ही एसेट्स होता, एक ही लायबिलिटी होता तो यही होता। 2,000 क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस। यस और नो, आ गया इफेक्ट, नहीं समझ में आया बात। हमने क्या बोले, समझ में आया कि हमें इसके कारण 10,000 का क्रेडिटर था लायबिलिटी और 12,000 का संपत्ति अगर उसको दे दिए, हमने तो कोई उसके लिए एंट्री नहीं, पेमेंट करने के लिए तो कोई एंट्री ही नहीं पास किया, ना एसेट्स को रियलाइज के लिए कोई एंट्री पास किए, बट ये तो हमने ट्रांसफर करने के लिए एंट्री कर चुके थे। और इस अभी जो संपत्ति दे रहे हैं और उसको पेमेंट हो रहा है, इसके लिए कोई एंट्री नहीं पास किए, तो नहीं किए तब भी ऑटोमेटिकली मेरा 10,000 के लायबिलिटी के लिए 12,000 का एसेट चला गया, तो 2,000 लॉस हुआ। देखिए ना, रियलाइजेशन अकाउंट से 2,000 का लॉस तो निकल के आ गया। यस और नो, बिना एंट्री पास किए हुए ही है। सपोज अगर मेरा ये एसेट्स, सपोज ये मेरा एसेट्स 6,000 का होता, कितने हजार का होता, और तब बात किया जाता, यस, तब बात होता कि क्रेडिटर के पेमेंट में हम स्टॉक दे दिए। कहिए 10,000 का लायबिलिटी था मेरा और 6,000 का हमने एसेट्स दिए, मेरे लिए क्या हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, मेरे लिए 4,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप देखिए, क्रेडिट साइड में 10,000 हो गया, क्रेडिट साइड में 10,000, क्रेडिट साइड में क्या हो गया, 10,000। यहां भी हम कितना लिख देंगे, 10,000 लिख दिए, 4,000 प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन से ऑटोमेटिकली। यस और नो, समझ में आ गया होगा। तो बातें समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी लायबिलिटी के पेमेंट में एसेट्स देते हैं या एसेट्स लायबिलिटी के पेमेंट में एसेट्स देते हैं, तो इसके लिए कोई एंट्री हम देते समय नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली हमको उससे प्रॉफिट, या सर बस देखना यही है, ऑटोमेटिकली मेरा होकर के आ जाएगा कि अगर लायबिलिटी है लायबिलिटी है 10,000 और एसेट्स मेरा 6,000 का ही था, तो 10,000 का लायबिलिटी या 6,000 का एसेट दिए तो 4,000 तो प्रॉफिट। तो ये तो हमने पहले एंट्री पास ही कर दिया, अब ऑटोमेटिकली मेरा उसका इफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए क्या बोले हम आपको, सर इसीलिए हम आपके सामने क्या बोले अभी अभी, सर इसीलिए हमने आपके सामने अभी अभी क्या बोले, ध्यान से देखेंगे कि, सर ध्यान से देखेंगे कि व्हेन एसेट्स इज गिवन टू ए क्रेडिटर, अगर कोई क्रेडिटर को हमने एसेट्स दे दिए तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगा, नो एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी उसका इफेक्ट हमें मिल चुका होता है। हमें प्रॉफिट या लॉस, अगर लायबिलिटी कम हो और एसेट्स ज्यादा देंगे तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस, जो रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा। इसके लिए हमें कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। तो सर
हमने जहां पे फोकस कर रहे हैं वो क्लियर कीजिए। पहले सबसे पहला बात ध्यान से देखते समझते हुए चलिए। पहला एंट्री हमने आपके साथ बात की है कि एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो सभी एसेट्स को एक्सेप्ट कैश और बैंक, क्योंकि कैश और बैंक को नहीं ट्रांसफर कर, क्या कैश और बैंक को बेचेंगे क्या कि ले लो कैश, ऐसा होगा क्या? कैश और बैंक को तो बेचेंगे नहीं, वो ऑलरेडी कैश में है कन्वर्ट। यस और नो? तो इसीलिए यहां पे भी ये जो बात है कि एक्सेप्ट कैश और बैंक, क्योंकि कैश को हम नहीं ना बेचने के लिए जाएंगे कि कैश ले लो कैश। यस और नो? तो कैश और बैंक को छोड़ के जितना भी एसेट्स है सभी संपत्ति को हम बेचने के लिए जाएंगे। तो हमने क्या एंट्री आपसे सामने बोले? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, वो भी कौन सा? बुक वैल्यू। ऐसा एंट्री क्यों किए कि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, हम उसको डेबिट किए, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट करके खत्म कर दिए। मेरे बैलेंस शीट में एसेट्स नहीं है। अब सेकेंड हमने क्या बोले? लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बारे में बोले लायबिलिटी 3 तरह का होता है। एक आउटसाइड लायबिलिटी होता है, पार्टनर लोन होता है और पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आगे क्लास में हम आएंगे तो हम समझाएंगे आपको। सर पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। तो जो आउटसाइड, और वैसे भी सबसे पहले तो हम आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे कि पार्टनर अपना ही पैसा पहले ले लेगा। तो सर अपना ही पैसा पार्टनर नहीं लेगा। सर अपना ही पैसा पार्टनर नहीं लेगा। अपना ही पैसा पार्टनर नहीं लेगा। सर सबसे पहले पार्टनर अपना ही पैसा नहीं लेगा। यस, तो आप समझेंगे इस बात को बड़ी गौर से समझेंगे। सबसे पहले तो हम बाहरी आउटसाइड लायबिलिटी का ही पेमेंट करेंगे। तो हम आउटसाइड लायबिलिटी जितना भी होगा तो क्या करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कर देंगे डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या ये बातें समझ में आया? क्या ये बातें समझ में आ गया है? सर आइए आगे। इसके बाद अब जो एसेट्स था, जितना भी एसेट्स था हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज करके इसको खत्म कर दिए। अब इन एसेट्स को सर अब इन एसेट्स को जब हम बेचेंगे तो बेचने का क्या तरीका देखे? एक या तो नगद में बिकेगा तो रुपया आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे हमने पूरा फोकस किए हैं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रुपया आ रहा है, रियल अकाउंट आ रहा है, डेबिट किए। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, हमने उसको क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। पैसा आ रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमने उसको क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। कोई दिक्कत? आइए सेकेंड, अगर कोई पार्टनर ने एसेट्स को ले लिया, नो प्रॉब्लम। अगर कोई पार्टनर ने कोई संपत्ति को ले लिया, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर दिए? क्योंकि कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है, उसको पार्टनर को देना ही है। तो चलो भैया कोई संपत्ति ले लिया तो कैपिटल को घटा देते हैं। तो कैपिटल को क्या कर दिए? डेबिट कर दिए, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। तीसरा क्या बोले हम कि अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट में संपत्ति दिए, कोई लायबिलिटी था जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और उसके लिए हमने कोई संपत्ति दे दिए, कोई एसेट्स दे दिए, तो जब लायबिलिटी के लिए कोई संपत्ति हम देंगे तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ड्यू टू रीजन की ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट या लॉस हमको निकल करके आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? आइए, अगर सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ध्यान से समझेंगे, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सर इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई एसेट्स, जिस दिन मेरा फॉर्म का डिसॉल्वेशन हो रहा है, यस, जिस दिन मेरे पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्वेशन हो रहा है, उस दिन पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में कोई एसेट्स है और उस दिन बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ नहीं है, यस, और उस एसेट्स को बेच करके पैसा आ रहा है, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? अब तो हम जो था उसको तो खत्म किए, जो एसेट्स था उसको तो खत्म किए। यस और नो? बात समझे पहले। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब क्या? जो जिस तारीख को मेरा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, जिस तारीख को मेरा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, जिस तारीख को मेरा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, उस तारीख को अगर बैलेंस शीट में, मेरे बैलेंस शीट में यस कोई एसेट्स नहीं था, अपीयर पता नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, आज पता चला है डिसॉल्वेशन का, अरे ये भी मेरी संपत्ति है,
लेकिन वो संपत्ति मेरे बैलेंस शीट में नहीं है, तो अब उस एसेट्स को भी तो सेल करेंगे। अगर उस एसेट्स को भी अगर हम सेल करते हैं तो सेल जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, कैश या बैंक रुपया आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक को डेबिट किए रियल अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है खर्चा आने को डेबिट आएगा, आपको क्रेडिट, हमको लाभ हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। क्या समझ में आया बात? सर यहां पे एक दो बात और अच्छे से समझ लिया आप लोग। जैसे अगर बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स है, कार है, डेटर है, स्टॉक है, गुडविल है, यस, थोड़ा समझें अच्छे से, याद रखिएगा इस बात को कि अगर इन एसेट्स के रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कह रहा है कि इतना रुपया में बिका तो नो प्रॉब्लम, चाहे 1 रुपया का हो या 1 लाख रुपए का हो, कि जितना में बिका हम उतना से क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट दो तरह का, एक टांजेबल और दूसरा इनटांजेबल। टांजेबल फिक्स एसेट जिसको हम देख और छू सकते हैं, इनटांजेबल जिसको हम देख और छू नहीं सकते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये क्या है, इनटांजेबल एसेट्स है। और इनटांजेबल एसेट्स के रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोले तो हम मानते हैं 1 भी रुपया नहीं हुआ। अगर बोल दिया क्वेश्चन में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम, सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ध्यान से समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक सर, ध्यान से समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि अगर इनटांजेबल एसेट्स के रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, अगर टांजेबल एसेट्स के रियलाइजेबल वैल्यू के वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू में जितना होगा उसी को मानेंगे रियलाइजेबल। कुछ ना बोले तो अगर कह दिया 10,000, 20,000, 30,000 तो उतना ही। अगर कुछ भी नहीं बोला, सर अगर कुछ भी नहीं बोला तो जितना बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे हम उसको रियलाइजेबल वैल्यू मानते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत? सर इसमें कोई दिक्कत? इनटांजेबल एसेट्स के बारे में अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोले तो हम मानेंगे कि 1 भी रुपया रियलाइज नहीं हुआ, नील मानेंगे, शून्य मानेंगे, 0 मानेंगे। समझ में आ गया होगा बात? तो चलिए सर, यहां पे कोई दिक्कत? सर यहां तक में कोई दिक्कत? अब आइए अगला। सर हमने अभी तक क्या किए, बैलेंस शीट का जितना भी एसेट्स था रियलाइजेशन अकाउंट में भेजे, उसको बेच दिए, बेचने से पैसा आया, 4 तरह से पैसा आया, या तो नगद में आया, या कोई पार्टनर ने ले लिया, यस, या किसी लायबिलिटी के पेमेंट में हमने कोई संपत्ति दे दिए, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उससे पैसा आया, ठीक। अब आते हैं हम कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सर जितना भी यहां लायबिलिटी का मतलब क्या, आउटसाइड लायबिलिटी। सर यहां लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड लायबिलिटी। सर यहां लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड लायबिलिटी। समझ में आ रहा होगा? आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्या? सर आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल को छोड़ करके, यस। तो आइए हम जब लायबिलिटी का पेमेंट कैश में करेंगे, किस चीज में करेंगे, कैश में, क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कर रहे हैं, मेरे लिए खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? सर लायबिलिटी टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कहता है कि हम इसका पेमेंट कर देंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म रुपया तो नहीं दे रहा है, तो तब हम क्या एंट्री पास कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो रहा है मेरे लिए, यस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से रखेंगे इस बात को कि यहां पे कैपिटल भी हो सकता है या
करेंट अकाउंट भी हो सकता है। अभी भी थोड़ा देर पहले बोले हैं कि अगर कैपिटल फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हमने यहां जितना भी अभी लिख करके बात कर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये मान करके चलते हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि ये मान करके चल रहे हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक, तो पहला कैश में पेमेंट की लायबिलिटी का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर ले लिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एसेट्स, वही बात जो अभी वहां पे किए थे, बात तो एक ही होगा। यस, तो कोई लायबिलिटी के पेमेंट में एसेट्स दिए तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं पास किया जाएगा, इसके लिए कोई एंट्री, नो एंट्री। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, जैसा कि एसेट्स के बारे में बात किए, वही बात कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिस दिन का बैलेंस डिसॉल्वेशन हुआ उस दिन के बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी नहीं था, उस बैलेंस शीट में नहीं था, आज पता चला कि ये भी हमें पेमेंट करना है, तो अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल खर्चा हानि को डेबिट है या ना। तो हमने क्या किए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या बातें समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत? हमने क्या किए, पहला एंट्री सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिए एक्सेप्ट कैश और बैंक, सभी आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिए। यस, अब एसेट्स को बेचे, पहला कैश में बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई पार्टनर ले लिया तो क्या किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट में एसेट्स दे दिए तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। अगला क्या बोले कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसको रियलाइज करके पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक उसी तरह से लायबिलिटी का भी देख लिए। तो यहां तक चार पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल सा बात कि हम जो एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, इस काम में कुछ खर्चा हो सकता है जिसका नाम क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या नाम होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ये अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, कहने का मतलब कि अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ, मतलब एसेट्स को बेचने में खर्चा हुआ, अगर किसी एसेट्स को बेचने में हमें खर्चा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सर क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनरशिप फर्म से पैसा जा रहा है तो कैश या बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हानि को डेबिट, तो खर्चा हो रहा है, रियलाइजेशन पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से रखेंगे, अगर पार्टनरशिप फर्म खुद खर्चा कर रहा है तब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश जा रहा है, रियल अकाउंट जाता है, क्रेडिट कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हानि है, इसको हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, नो प्रॉब्लम। सर पेड बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, पार्टनर का लायबिलिटी नहीं था, पार्टनर का लायबिलिटी नहीं था, बट कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन खर्चा है, रियलाइजेशन नो प्रॉब्लम यहां पे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यस, यहां तक क्लियर है। एक लास्ट अब हम करेंगे रियलाइजेशन से रिलेटेड कि क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। सर बंद करेंगे तो एक अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। लेजर बनाने आप सभी बच्चे को आता है, यस और नो? अभी तक जितना भी हमने आपसे बात किए हैं जर्नल, जितना भी जर्नल हुआ है, उन सभी जर्नल में या तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है। तो लेजर आप सभी बच्चे को आता ही है। अगर जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो हम इसमें क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, यस और नो? यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, सर यस, समझेंगे अच्छे से? सर जैसे यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है तो रियलाइजेशन डेबिट है तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्रेडिट में होगा,
सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में होगा तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्रेडिट में होगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से सर ध्यान से देखेंगे, सर ध्यान से आप देखिएगा इसको कि सर कि यहां पे आप देखिए कि रियलाइजेशन अगर डेबिट होगा तो डेबिट में, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। ध्यान से देख लें इस बात को। अब अगर मतलब जितना भी जर्नल हमने आपसे बात किए एसेट्स में ट्रांसफर करने का, एसेट्स को ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी का को आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का, एसेट्स को बेच के रुपया आने का या पार्टनर के द्वारा लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करने के लिए, इतनी सारे एंट्रियों में अगर रियलाइजेशन डेबिट हुआ या क्रेडिट तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे एक लेजर, और रियलाइजेशन अकाउंट में या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट। डेबिट होगा तो डेबिट, क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड में सपोज कर रहे हैं ये 1 लाख आता है, सपोज कर रहे हैं, तो यहां भी 1 लाख हुआ, और इधर सपोज करें इन सबको जोड़ करके 90,000 ही आया, इसका मतलब 10,000 रुपया क्या हुआ, इस 10,000 को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर के बीच पीएसआर, कौन सा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। तो प्रॉफिट अगर होगा, प्रॉफिट होगा कब, जब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम। क्रेडिट साइड इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कोई दिक्कत। ठीक इसका रिवर्स कि अगर डेबिट साइड ही 1 लाख हो जाए, कितना हो जाए सर, डेबिट साइड में ही क्या हो, 1 लाख हो, यस, और क्रेडिट साइड में कितना हो जाए, 90,000, तो इस 10,000 को हम क्या बोलेंगे सर, लॉस। क्या बोलेंगे, लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस, इसको हम कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो ये प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री बोले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ गया, यस और नो। और लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, तो ठीक रिवर्स एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से सर हमने आपको समझाने का कोशिश किए, बाबू इस तरह से हम आपको समझाने का कोशिश किए कि पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्वेशन होगा, तो डिसॉल्वेशन के समय में सर, डिसॉल्वेशन के समय में जो अकाउंटिंग किया जाता है, उस अकाउंटिंग में सबसे पहला बात आज समझाने का कोशिश किए कि एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितना भी एंट्री होता है, जिसमें सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजे, फिर लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजे, फिर एसेट्स को रियलाइज किए, फिर लायबिलिटी का पेमेंट किए, फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंस किए, अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसॉल्वेशन समझने के लिए। ये टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक में वो कोई जान नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमने आपको कोशिश आज करने का कोशिश कर रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझ में आ जाए। आइए सर, ये समझ में आया होगा, इसी पे एक क्वेश्चन, हम एक एग्जाम्पल आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो समझाया है वो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि आपको अच्छे से याद रहेगा, अच्छे से आप समझ पाइएगा। क्या कोई दिक्कत। आगे जब अगला क्लास, अगला जो वीडियो डालेंगे तो उसमें हम आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट पे बात करेंगे। आज हम सिर्फ ये, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के माध्यम से जो जितना समझा है उसी चीज को बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सर देखिएगा, आइए एक एग्जांपल है, ठीक। ए एंड बी एग्री टू डिसॉल्व पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2023। मतलब ए और बी पार्टनर था, जो एग्री किया, अब पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना है, बंद करना है, ठीक। कौन सा तारीख, 31 मार्च 2023 को। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। उस तारीख को, मतलब 31 मार्च 2023 को उस पार्टनर, सर गौर से सुनेंगे एग्जाम्पल को देखते हुए, उस तारीख को बैलेंस शीट के ऐसे इस पार्टनरशिप फॉर्म का
एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटी ये है। एसेट्स में कैश कह रहा है 2000, डेटर कह रहा है 10,000, स्टॉक कह रहा है 40,000, प्लांट 20,000, फिक्सचर्स 8,000, गुडविल 8,000, नो प्रॉब्लम। लायबिलिटी में सर क्रेडिटर 12,000, एज लोन 16,000 और कैपिटल, ए का कैपिटल है 40,000, बी का 20,000 तो 60,000, नो प्रॉब्लम। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है आपके सामने। इस तारीख को डिसॉल्व करने का निर्णय किया पार्टनर ए और बी ने। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। सर कह रहा है कि इनका पीएसआर जो होगा वो कैपिटल का रेशियो होगा। कौन सा रेशियो? तो सर कैपिटल का रेशियो होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल का रेशियो में इसका इनका पीएसआर क्या है? कैपिटल रेशियो में है। तो कैपिटल कितना है? 40,000 और 20,000। तो सर ए और बी का अगर हम यहां बात करने का कोशिश करें कि ए और बी का 40,000 और 20,000 है तो पीएसआर क्या हो जाएगा सर? 1:2:1। यस और नो? ध्यान रखेंगे यहां पे पीएसआर क्या होगा? 2:1। सर जब हमको रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कौन सा रेशियो में बांटते हैं? प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कौन सा रेशियो में बांटते हैं? प्रॉफिट हो या लॉस हो कौन सा रेशियो में बांटते हैं? पीएसआर में बांटते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। द डेटर रियलाइज ₹8,400। ये जो डेटर है 10,000 का उसको बेच के हमको रुपया आया है 8,400। स्टॉक को बेच को स्टॉक जो मेरे पास 40,000 का है उसको बेच के कितना आया है? 36,000। प्लांट एंड फिक्सचर्स 20% लेस देन द बुक वैल्यू। प्लांट और फिक्सचर जो 20,000 का है 20%, 20,000 का 20% कितना हो जाएगा? 20,000, 4,000। तो इसका मतलब ये कितना में बिकेगा? 16,000 में। ये 8,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,600। 8,000 का 20% कितना हो जाएगा सर? 1,600। तो हम 8,000 में से 1,600 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6,400। सर यहीं पे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कितना में डेटर से कितना? 8,000, इससे मिला है 8,400, नो प्रॉब्लम। ठीक देखेगा। और स्टॉक को कितना बेचे हैं? 36,000 बोल रहा है हमको क्वेश्चन में। ठीक आगे बढ़िए। ये दोनों हो गया। उसके बाद बुक वैल्यू एंड द गुडविल वाज 12,000। सर ये गुडविल को बेचे हैं कितना? 12। ध्यान रखिएगा सर, अगर ये गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में रियलाइजेबल वैल्यू 12,000 कुछ भी नहीं बोलता तो हम यहां 0 कर देते। क्योंकि एक हमने बोले हैं अभी अकाउंट्स में कहा गया है कि अगर कोई जैसे प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं बोलता तो हम यहां 20,000 था तो हम यहां मानते 20,000 में रियलाइज हुआ। अगर फिक्स एसेट दो तरह का, टांजेबल और इनटांजेबल, टांजेबल फिक्स एसेट्स के बारे में रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी ना बोल रहा हो तो बुक वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू मानेंगे, और इनटांजेबल फिक्स एसेट्स के बारे में रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहा हो तो हम 0 मानेंगे, शून्य मानेंगे, नील मानेंगे। यस। तो आइए यहां पे बोला है, नो प्रॉब्लम। सर द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। सर ये जो क्रेडिटर है ये क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे, तो 12,000 का 5% कितना होगा? 600। इसका मतलब इसको पेमेंट हम कितना करेंगे? 11,400। ठीक याद रखेंगे हम लोग। आइए सर, एंड द कॉस्ट ऑफ डिसॉल्वेशन अमाउंटेड टू ₹1,200। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो गया? 12,000, नो प्रॉब्लम। आइए प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसॉल्वेशन ऑफ द फर्म। सर सिर्फ हमको कह रहा है क्वेश्चन में क्या क्या बनाइए सर? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोल रहा है? क्या बनाने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। यस। तो समझने का कोशिश करेंगे सर। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। सिर्फ एंट्री समझाते बोलते हुए हम आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, आप थोड़ा गौर से देखिएगा सर, इसको गौर से देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक सर, समझने का कोशिश करेंगे। ओके आइए सर, यहां सिर्फ रियलाइज हम एक जर्नल भी रफली जर्नल देखते हुए समझाते हुए हम आपके सामने आ रहे हैं। देखिएगा सर सबसे पहला काम क्या बोले हैं हम कि कैश और बैंक को छोड़ करके जितना भी एसेट्स होगा इन सभी एसेट्स को कहां भेजेंगे सर? हम
रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट इसके लिए क्या करते हैं, डेबिट, और टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, यस और नो, बुक वैल्यू पे मतलब जो रेट पे है। तो सर जब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आप देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, नो प्रॉब्लम, डेबिट और क्रेडिट, क्या है, डेबिट और क्रेडिट, ओके। सर गौर से देखिएगा, समझने का कोशिश करेंगे, यस। सर जर्नल बोल करके ही समझाते हैं, वहां से ही हम बात करके देखिएगा। सर यहां पे सभी ऐसे, पहला एंट्री क्या पास किए हुए हैं हम लोग, सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे, तो क्या एंट्री पास होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बुक वैल्यू पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, डेबिट है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे डेटर 10,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 20,000, फिक्सचर्स 8,000, गुडविल 8,000, ये पूरा डेबिट में लिखेंगे, हाँ या ना। क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत, एंट्री क्या पास होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट सन्ड्री एक्सेप्ट कैश बुक वैल्यू पे। तो हम एक एक करके आपसे बात करते हैं। डेटर, डेटर कितना है 10,000, डेटर कितना है, तो सर यहां पे क्या लिखेंगे, डेटर कितना 10,000, नो प्रॉब्लम। सर इसके बाद डेटर के बाद क्या, स्टॉक 40,000 और प्लांट 20,000, स्टॉक 40,000 टू प्लांट 20,000, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़िए, और क्या सब एसेट्स था, प्लांट हो गया 20,000, फिक्सचर्स 8,000 और गुडविल 8,000, ठीक। सर लिख दीजिए, टू फिक्सचर्स 8,000 टू गुडविल 8,000। क्या एक एंट्री समझ में आया आप लोगों को, सर इस एक पहला एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या बोले थे, आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे, तो ये क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिटर को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना, ये एंट्री पास करेंगे। तो जब ये एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, बाय क्रेडिटर अकाउंट, कितना रुपया है देख लीजिए, क्रेडिटर 12,000। क्या इसमें कोई दिक्कत, पहला दो एंट्री समझ में आया, सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिए, सभी आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिए, ठीक। अब एसेट्स को हम बेचेंगे, और बेच के जब रुपया आएगा तो क्या एंट्री पास होगा, सर एसेट्स को बेच के रुपया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एसेट्स को बेच के जब हम रुपया आता है तो क्या एंट्री पास करते हैं सर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ध्यान से रखेंगे, एसेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, यस। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लिख देंगे सर, देखिएगा सर, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश, कोस्ट में एसेट्स रियलाइज्ड, ध्यान से देखेंगे क्या सब, कौन कौन सा चीज है, डेटर, स्टॉक, प्लांट, प्लांट फिक्सचर्स और गुडविल, समझ में आ रहा होगा। सर आइए देखिए, रियलाइजेबल वैल्यू हमको सबके बारे में दिया हुआ है, हमने यहां लिख दिए थे, डेटर से 8400, डेटर से कितना 8,400, उसके बाद सर स्टॉक से 36,000, स्टॉक से कितना है 36,000, उसके बाद प्लांट से कितना आया 16,000, प्लांट से कितना आया 16,000, ठीक। फिक्सचर से कितना आया, फिक्सचर से हमको कितना आया, क्वेश्चन में बोला है 6,400 और उससे 12,000, 6,400 और 12,000, ठीक। आप इन सब को जोड़ लीजिए कितना आता है, देखिएगा
समझ में आ रहा होगा। 8,400 प्लस 36,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400 प्लस 12,000। ठीक, ये टोटल 78,800। नो प्रॉब्लम। तीसरा एंट्री भी समझ में आ गया। यहां पे इस क्वेश्चन में पार्टनर कोई एसेट्स नहीं लिया है, क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्या कह रहा है, देखिएगा। लायबिलिटी के पेमेंट में क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सर क्रेडिटर का जब हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर है कितने का? चलिए यहां पे है ही 10,000 का। क्रेडिटर कितना का है सर? सर देखिएगा, आइए, क्रेडिटर कितने का है? 12,000 का। क्रेडिटर कितने का है? 12,000 का। तो 12,000 का हम लोग यहां देखे हैं। ठीक सर, क्रेडिटर कितने का है? 12,000 का। ठीक, और उसको 5% डिस्काउंट तो 11,600। तो आइए सर देखिएगा, यहां हम क्या एंट्री लिखेंगे? क्रेडिटर का जब पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? ध्यान से देखिए, क्रेडिटर का जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर 12,000 का था, 5% डिस्काउंट पे तो कितना हो गया? 600। तो ये कितना हो गया? 11,400। क्या कोई दिक्कत? आइए, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम सर? टू कैश। पोस्ट में लिखेंगे क्रेडिटर कितना कितना सर? 11,400। ठीक, इसके बाद फिर हमको क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन में? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ? 1200। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जब हुआ 1200 तो इसके लिए क्या एंट्री पास किए होंगे? क्या एंट्री पास किए होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? डेबिट है। तो डेबिट में क्या लिख देंगे सर हम? सर डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश, कोट में एक्सपेंस कितना था? 1200। कितना था? 1200। नो प्रॉब्लम। सर सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या किए? डेबिट कर दिए। सभी आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। सभी एसेट्स को बेच करके कहां चले गए? रुपया आ गया हमें। लायबिलिटी का हमने क्या कर दिए? ध्यान से देखिए, लायबिलिटी का क्या किए हमने? पेमेंट कर दिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या किया हमने? पेमेंट कर दिए। यहां तक में कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं, हमको देखना है, जैसा बोले थे प्रॉफिट या लॉस, तो अब हमको देखना है किधर ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, कितना आता है? 10,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 11,400 प्लस 1,200। सर ये आता है इधर हमको कितना? एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे 98,600। और इधर कितना हुआ सर? इधर कितना हुआ सर? 78,800 प्लस 12,000 कितना हो गया सर? 90,800। इसका मतलब हुआ कि सर यहां हमको लॉस हो गया। क्या हो गया सर? सर डेबिट यहीं ज्यादा है, तो डेबिट में लिख देंगे 98,600। यहां भी लिखेंगे 98,600 और इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा सर? सर माइनस कर दिए 98,600, तो 7,800 का लॉस हुआ। ये लॉस कहां जाएगा? क्या एंट्री पास किए हुए थे लॉस के केस में? क्या पास किए थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहां क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? ए है और बी है। टोटल 7,800 इनटू सर पीएसआर कैपिटल रेशियो में था जिसको निकाले थे 2:1, तो 2/3 और 7,800 इंटू 1/3। तो निकाल दीजिए सर निकालिए 7,800 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, तो 2,600 इसका हो जाएगा और इंटू 2 5,200 इसका हो जाएगा।
इसके लिए एंट्री क्या पास हुआ होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यही फुल फ्लेज आपका बनकर के तैयार हो गया। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, सर अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डिसॉल्वेशन के केस में क्या सब एंट्री होगी, एंट्री से रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो हमने ये आपको समझाने का कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। आ रहे हैं हम सर अभी आपके सामने, अभी ये पहला टॉपिक था, डिसॉल्वेशन का पहला टॉपिक था जो हमने आज कवर करवाने का कोशिश किए। यस, पिछला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिए थे, आज हमने रियलाइजेशन अकाउंट पे समझा करके एक एग्जांपल समझाने का कोशिश किए। अगले वीडियो में हम आ रहे हैं आपके साथ बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए जर्नल क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे तैयार करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा, और कैश और बैंक। तो आते हैं बाबू, आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिसॉल्वेशन के लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रियलाइजेशन अकाउंट, जो आज हमने कवर करने का कोशिश किए। अगले वीडियो में हम आ रहे हैं, इन सभी पे बात करेंगे। ओके, बाय।